Hello, Assalamu alaikum. This is Mansoor Sen and you are watching Conceptual Biology. आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से ऑनवर्ड चैप्टर 14 तक। ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर है वहाँ तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इन लेक्चर्स के दरमियान मैं आपको बताता चलूँगा कि एमटीकेट के जो MCQs थे वो कौन कौन से आए थे, हर चैप्टर में से बताता थे। तो इस तरह से आपको जहन में बैठ जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से MCQs जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं, हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है आज बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसकी मेजर फील्ड्स हैं, मेजर ब्रांचेस हैं, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ आप लोग सिंपल इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मगर जब अपर लेवल पे आएंगे या यूनिवर्सिटी लेवल पर आएंगे तो ये जो ब्रांचेज है या जो ये फील्ड्स हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अलग हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी और इस तरह की काफ़ी जो ब्रांचेज हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी एज ए सिलेबस। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। So first of all, what is biology? Biology is derived from Greek word bios, that means life or life plus logos means study or discourse. So how we can define biology? So simply it is defined as the study of life. लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में इंक्लूड होता है। तो हम चलते हैं, लाइफ जो वर्ड है उस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लाइफ प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल के बने होते हैं और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली ऑर्गेनिज़म बनाता है। तो सेल से ऑनवर्ड ऑर्गेनिज़म, उसके बाद फिर स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लास्ट में बायोस्फीयर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ की। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो मेटाबॉलिज्म है, लाइफ की प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो दो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आते हैं। एक प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही हो या किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन हो रही है। हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन भी हो रही होती है, मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, और उनकी सिंथेसिस भी हो रही होती है। अगर हम बात करें सिंथेसिस की बात करेंगे तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो दो प्रोसेस हैं, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो वो एनाबॉलिज्म में आएंगे। अगर प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है तो वो मेटाबॉलिज्म में आएंगी। So enabolism and catabolism collectively called as metabolism. Third one is homeostasis, maintenance of internal steady state. And suppose हमने अगर खाना खाया है या रोटी खाई है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल या जो लिपिड्स हैं उनकी लेवल बढ़ जाती है। हार्मोन रिलीज़ करवाता है मुख्तलिफ ऑर्गन से, जैसे कि इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि वो उसकी अपटेक जो है आसानी से हो सके। तो मीन्स हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ बढ़ रही है, घट हो रही है या कम हो रही है तो इस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। उसको मेंटेन रहता है। जैसे कि ब्लड में pH जो है वो तकरीबन मेंटेन रहती है, तो ये होमियोस्टेसिस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम ग्रोथ की बात करें, बर्थ के बाद ऑनवर्ड स्टार्ट होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है जाइगोट से ऑनवर्ड जो है प्री बर्थ तक जो है वो डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो पोस्ट बर्थ के बाद में स्टार्ट होती है, फिर ऑनवर्ड एडल्ट तक ग्रोथ है। ये स्लोली प्रोसेस होता है।
डेली रूटीन में हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो किस्म के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ये भी लाइफ को बयान करती है। The last one is irritability, associate sensitivity. So this can be defined as respond to the stimuli or changes in the environment. तो हम चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, जैसे कि डीएनए हो गई, प्रोटीन्स हो गई। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को? किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शंस पढ़ें जो सेल को बनाते हैं और जो ऑर्गेनिल्स हैं उसको बनाते हैं, उनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। और ये रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। दैट सपोज न्यूक्लिक एसिड की बात करें हम तो उनमें डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है और एटीपी आ जाता है, और मुख्तलिफ जो है न्यूक्लिक एसिड्स एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गई, इंसुलिन हो गई, तो इनकी जो स्टडी है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंक्लूड होती है। उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो हैं हम स्टडी करते हैं। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और पैथोजेनिक फंजाई जो होते हैं हम वो स्टडी करते हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सके, हमारी खुली आँखों के जरिए ना देखे जा सकें। तो वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी से हम टर्म से पता चलता है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। प्रीवियसली इसको इकोलॉजी भी कहा जाता था और मॉडर्न बायोलॉजी में इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। मैरीन बायोलॉजी की हम बात करें तो हम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं मैरीन एनवायरनमेंट में अगर उनकी हैबिटेट है तो उसकी स्टडी जो है हम मैरीन बायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि सी और ओशियंस में जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं मैरीन ऑर्गेनिजम्स, और उनका जो फिज़िकल और केमिकल एनवायरनमेंट है, फिज़िकल और केमिकल दोनों एनवायरनमेंट हम मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरी है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनकी फिजिकल केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स के उन पर असरअंदाज हो रही है उनको हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरा मीन्स बिसाइड्स, साइटोलॉजी मीन्स फूड एंड ओवर्स मीन्स साइंस और स्टडी। So basically it is study of parasitic organisms, their life cycles, mode of transmission, interaction with their host. पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं और उनका होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। और ह्यूमन बायोलॉजी की हम बात करें तो ह्यूमन बायोलॉजी जो है ह्यूमंस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी साइड्स हैं, जैसे कि एवोल्यूशन हो गई, उसकी एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है और फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनल बायोलॉजी या से प्रयास से कह सकते हैं फंक्शंस की स्टडी जो कहते हैं। और हेल्थ, इनहेरिटेंस, ये सब जो हैं इनकी ह्यूमन से रिलेटेड जो स्टडी है वो ह्यूमन बायोलॉजी में होती है। सोशल बायोलॉजी is taken from sociale word that means company and company में रहना।
social biology is basically concerned with the social interactions with environment. Based social animals, especially human beings. Human beings are social animals. So इनका जो बिहेवियर है हम वो स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर, वो सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, which is I think last one. The word bio means life, technology and systematic treatment. So this is very recent branch introduced in biological science. It deals with the use of data and techniques of engineering and technology for the study and solution of problems concerning living organisms, particularly the human beings. बायोटेक्नोलॉजी जो है वेरी रिसेंट ब्रांच है। हमने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था वो जो है रिसेंट ब्रांच है। रिसेंट ब्रांच बायोलॉजी, अगर आपसे कोई पूछता है कि वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कौन सी है FSC लेवल तक, तो आपने कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी रिसेंट ब्रांच। तो ये भी एग्जाम्पल आ सकता, ये भी MCQs आ सकता है, व्हिच वन इज़ अ वेरी रिसेंट ब्रांच दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। तो आपने बायोटेक्नोलॉजी टेक करना है, ना कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। या सिंपली इस तरह से भी MCQs आ सकते हैं, डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म्स, देयर लाइफ साइकिल एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपने यकीनन पैरासाइटोलॉजी टेक करना है। अच्छा जी, तो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सारे डेटा जो टेक्निक्स हैं इंजीनियरिंग के और टेक्नोलॉजी के, वो ह्यूमंस की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए यूज़ की जाए, ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होती है। अब इसका में साइंसदान ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि इंसुलिन जो जहाँ से बनती है, इंसुलिन की जो जीन्स हैं हमारे बॉडी में, वो जीन्स निकाल के बैक्टीरिया ने एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, तो उसमें इंसर्ट कर दिया जो इंसुलिन का जीन था। डिवाइड करता रहा, मल्टीप्लाई करता रहा, उस तरह से इंसुलिन की जीन जो बनती रही। उसके बाद फिर वो उसको एक इंजेक्शन में फिल करके फिर उस बंदे को अब लगाई जाती है। तो इस तरह से इंसुलिन बन रही है। और मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन, जिस तरह से अगर इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ तक इतना था, मिलते हैं अगले लेक्चर में।